Hey, hello everyone and a big wala hi and a very pyara wala welcome to all of you to the channel Roma 9, the craziest channel and the channel where you're going to not only learn how to speak in English but also you're going to learn how to write and score in English as well, right? And this is your own host, your own host Roma ma'am. So before we begin with the thing, before I begin with the mudde ki baat, let's have something chit chat. What is that going to be? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की हाल चाल है तुम्हारी? इसके पहले कि आप मेरे को बताओ, आप कंसिडर कि आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही हो, और आप इसके पहले कि मैं से पूछो, क्योंकि आप पूछ नहीं पाओगे, अगर आप पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगी. सो द कॉन्सेप्ट इज आई एम एब्सोल्युटली फाइन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द मोटिव ऑफ माय चैनल, जो मेरे चैनल का मोटिव है वो ये है, वी डिजर्व टू डिजायर द बेस्ट. हम सभी लोग, चाहे हमें इत्तू आता हो, हमें इत्तू आता हो, हमें इत्तू आता हो या हमें सब आता हो, वी स्टिल डिजर्व टू डिजायर द बेस्ट. जो सबसे बेहतरीन है अपने को वही मांगता है, और पता नहीं क्यों आजकल जो भी बेहतरीन है, जो भी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के गलियारे से होकर ही निकलता है. सो मेनी ऑफ द टाइम हम लोग करते क्या है कि हम लोग ज्यादती जिंदगी में भी करते हैं और ग्रामर में भी यही मिस्टेक करते हैं. बड़ी बड़ी चीजों को पाने के पीछे जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, वो नहीं मिस कर जाते हैं. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारा ग्रामर में भी होता है. बड़े बड़े फंडे, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, टेंसेस, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सब के पीछे ऐसी होड़ लगी पड़ी है मार्केट में, ऐसा धुआं हुआ पड़ा है कि वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, एग्जामिनर की बुद्धि तो वही पॉइंट्स सेट होते हैं. यानी उनको ये पता होता है कि यहां तो ये ध्यान देगा ही देगा या ध्यान देगी देगी, अपने को तो वहां से पूछना है जहां से इसकी नजर हट गई थी. सो रोमा मैम वही उसी जगह पे आई एम गोइंग टू टेक your focus so that you get to you as you deserve to desire the best. I am going to be a bridge to make you go over there wherever you desire for, which is best for you for sure. So let's begin the chapter for today. Let's begin the lecture for today. आज के lecture में I have brought you the modal family members, यानी वो family members जो modal से आते हैं, right? अभी मोडाल के फैमिली मेंबर में एज यू कैन सी, हमेशा की तरह रोमा मैम ने बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, दैट इज LHS एंड RHS, राइट? और दोनों में ही दो अलग अलग टॉपिक रखे हुए हैं, लेकिन दोनों मोडाल से रिलेटेड हैं. पहले तो आप सभी को लग रहा होगा मैम वो मॉडल कहे जाते हैं, मोडाल नहीं, मॉडल वो नहीं होता है. मॉडल कुछ और होते हैं, या तो शॉप होती है, या मॉडल लोग होते हैं, या फिर जो रैंप वॉक करते हैं वो होते हैं. अंग्रेजी में मॉडल नहीं होता, अंग्रेजी में मोडाल्स होते हैं. जो सही प्रोनाउंसिएशन है मोडाल्स. सो जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. बेसिक डिफरेंस क्या होता है कैन, कुड और मे का, जिससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी आप तक पहुंचाए थे, और उन शॉर्ट्स की बदौलत मुझे कई स्टूडेंट्स ने भेजा था मैसेज कि मैम क्या आप प्लीज इसको एक बार थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता सकती हैं. तो बट ऑफ कोर्स एट योर सर्विस डियर, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या, कितना और कैसे, इनको कहां इस्तेमाल करते हैं, और आप इनके बारे में क्या है जो नहीं जानते हैं. इसके बाद सेकेंड लेवल पे मैंने यहां पे रखा हुआ है मोडाल्स में विल, मे और माइट. अब आपको लोगों मैम विल कहां मोडाल्स में आ जाएगा? आई टेल यू. जब भी हम मोडाल्स पढ़ते हैं तो शैल का पास क्या होता है? शुड. कैन का पास क्या होता है? कुड. मे का पास क्या होता है? माइट. और वुड किसका पास्ट होता है? विल. एग्जैक्टली. सो नहीं चाहते हुए भी उनको टेंसेस से हम यहां पे भी लेके आते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स चूंकि विल, मे या माइट ये तीनों के तीनों फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं, तो समझने में थोड़ा सा वो फ्लमक्स्ड हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जरूरा किधर जाके फिट होएगा. सो टुनाइट रोमा मैम इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इनको कैसे समझें कि अगली बार जब आप इन्हें बोलने में, लिखने में या किसी से बात करने में जब इस्तेमाल कर रहे हो तो कंफ्यूजन कहीं भी नहीं हो और आपका इंप्रेशन ले भौकाली पड़ जाए, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस वन. पहले हम शुरू करते हैं कैन, कुड और मे के बारे में, राइट? इन तीनों को ही परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वैसे इनका और भी तरीका होता है, यानी कि ये आपकी एबिलिटी वगैरह भी बताते हैं, चीजों को भी समझाते हैं, लेकिन यहां पर जब हम इनका देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है, जब हम इनसे इनका इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये चाहिए था, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. शुरू करते हैं. कैन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है. आई होप आप सबको पता होगा इनफॉर्मल मतलब क्या होता है. फॉर इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक.
और जो औपचारिक होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर्मल, जो कि होता है कुड। राइट? यानी कि इनफॉर्मल लोग अगर होंगे, यानी फैमिली और फ्रेंड्स, जब आप इनसे कोई इजाजत मांगते हैं तो आप लगाएंगे कैन। यानी कैन आई डू दिस, कैन आई गो फॉर अ मूवी, कैन आई ज्वाइन द गैंग, कैन आई मेक माई ओन बैंड। जब आप उनसे परमिशन मांगेंगे तो आप कैन लगाएंगे, बिकॉज वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स की लिस्ट में आते हैं। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रा जाकर के जब आप बात कर रहे होते हैं फॉर्मल लोगों की, यानी ऐसे लोगों की जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं आते हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से ताल्लुक रखते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनसे आप अजनबी के तौर पे मिलते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों से आज्ञा मांग रहे होते हैं, ऐसे लोगों की परमिशन ले रहे होते हैं, तो आपको लगाना होता है कुड। राइट? सो नाउ लेट्स सी, अपने लोगों के लिए कैन और औपचारिक यानी फॉर्मल लोगों के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक सवाल जो सबसे ज्यादा मेरी तरफ आता है वो ये आता है कि मैम कुड जो है वो तो कैन का पास्ट है ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन जब हम बात करते हैं परमिशन लेने की, जब हम किसी की इच्छा जानने की बात करते हैं, उससे आज्ञा लेने की, परमिशन लेने की बात करते हैं, तो वहां पर कुड जो होता है वो कैन का पास्ट नहीं होता, बल्कि वो इनफॉर्मल से फॉर्मल हो जाता है। ये डिफरेंस होता है, और शायद यही वजह है कि आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि ससुरा कुड कैसे इस्तेमाल होगा, ये तो पास्ट हो जाता है। लेकिन नहीं, परमिशन में फॉर्मल ग्राउंड्स पे कुड का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने आपको बताया फैमिली और फ्रेंड्स से एग्जाम्पल में लिख लेती हूं यहां पे, पापा कैन आई बाय दिस बैट। सी, अब आपने पापा से परमिशन ली तो आप क्या यूज कर रहे हो, कैन। पापा कैन आई बाय दिस बैट। या फिर अगर मान लीजिए आपकी मम्मा रूम में कोई काम कर रही हैं, वो बिजी हैं, और आप उनको उस वक्त आप देख रहे हो कि वो अपने प्रोफेशन, क्योंकि वो आजकल तो एवरीवन इज इनटू द जॉब लाइफ, तो जब वो काम कर रही है तो आप अचानक से जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। सो अभी आप वेट कर रहे हो, फिर जब देखते हो आप फाइनली वो नॉर्मल बैठी हुई है, तो फिर आप उनसे कहते हो मम्मा मैं अंदर आ सकता हूं, या मैं अंदर आ सकती हूं क्या। सो जब आप ये उनसे पूछते हैं, जब वो रिलैक्स होकर बैठेंगे कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं, सो यू आर गोइंग टू आस्क मम्मा कैन आई कम इन। लेकिन अगर यही कम इन आप अपनी टीचर, प्रिंसिपल या बॉस से पूछते हैं तो आप कैन नहीं लगा सकते, आपको वहां पे लगाना पड़ता है कुड आई कम इन। और इस कुड का मतलब होता है कि मैं किसी ऐसे से इजाजत मांग रही हूं या मांग रहा हूं जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं आते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यानी कि जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो ये एक बेहतरीन टिप है, बेहतरीन टिप। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं, या फिर अगर डोर पहले से ही ओपन है और आप सामने वाले से बगैर पूछे तो आप अंदर नहीं जा सकते, दरवाजा अगर खुला भी है तो भी आप बगैर पूछे अंदर नहीं घुसेंगे। इन दैट केस जब आप सामने वाले से पूछते हैं कैन आई कम इन, ज्यादातर लोग यही करते हैं, या तो पूछते हैं कैन आई कम इन या पूछते हैं मे आई कम इन, और दोनों ही गलत है। क्यों मैं बता रही हूं, कैन तो क्यों गलत है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने बैठे हुए हैं वहां पे जो पैनल है, जो एस्टीम जजेस का पैनल है, वो आपके रिलेटिव्स में नहीं आते। और अगर मान लीजिए उनमें से कोई ऐसा है जो आपके रिलेशन में आता है, तो उस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके रिलेटिव नहीं है, वो एक फॉर्मल ग्राउंड्स पे है। सो वहां पे आप कैन ना इस्तेमाल करके आप बोलते हैं कुड आई कम इन। सो जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जाएं, नेवर आस्क कैन आई कम इन, ऑलवेज गो विद कुड आई कम इन। That is going to give you the first solid impression, right? Okay. अब आता है कि मैम अगर ये इनफॉर्मल के लिए है, ये फॉर्मल के लिए है, तो इनका क्या करें? क्या ये सिर्फ एक महीना रह गए हैं? नो, ये सिर्फ एक मंथ नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। नो, मई जो है ये इनफॉर्मल में भी इस्तेमाल हो सकता है और फॉर्मल में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आप मेरे से कहोगे या मैम ये तो आप गजब बता रहे हो, तो फिर आप ये दोनों क्यों पढ़ा रहे हो, सिर्फ मैं बता दो ना। जब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तो ये दोनों पे अपना दिमाग खपाने की क्या जरूरत है। अरे बेबी, द कॉन्सेप्ट इज, ये बिल्कुल अलग चीज होती है। मैं आप किसी से तब कहते हैं जब आप जाने अनजाने, अनइंटेंशनली किसी को डिस्टर्ब करते हैं, कुछ उससे जानने के लिए या उनकी आज्ञा मांगने के लिए, राइट। मे का इस्तेमाल आप सिर्फ तब करते हैं जब आप किसी को
अनइंटेंशनली डिस्टर्ब करते हैं। अब आप ये बोलेंगे मैम इसका कैसे, कोई एग्जांपल दीजिए। बट ऑफ कोर्स जब हम लोग स्कूल वगैरह में हुआ करते थे तो यकीन मानिए कैन भी हम लोग बहुत कम यूज करते थे और कुड भी हम लोग बहुत ही कम यूज करते थे। चाहे आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हो, आप आईसीएसई हो, आप सीबीएसई हो, आप यूपी बोर्ड हो, फलाने बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड में रहे हो, जब भी आप आज्ञा मांगते हैं तो आपके मोस्टली हम लोग क्या कहते थे, मे आई गो फॉर वॉशरूम, मे आई गो टू हैव समथिंग, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। चाहे प्यास लगी हो या ना लगी हो, बाहर निकलना है क्योंकि घुटन से होने लगती थी थोड़ी देर के बाद। आई कैन अंडरस्टैंड, हाई फाइव। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज, उस वक्त हम लोग क्या कहते थे, मे क्यों कहते थे, क्योंकि टीचर पढ़ाने में मशरूफ है, द पर्सन इज बिजी टीचिंग, राइट, एंड व्हाट आर वी डूइंग, वी आर अनइंटेंशनली, मतलब हमारा मोटिव उन्हें डिस्टर्ब करने का नहीं है कि तुम पढ़ा ना पाओ, ऐसा नहीं है, बस ये है कि या तो जल्दी जाना है या अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना लेक्चर, तो मुझे निकलना है यहां से, तो बगैर आपकी इजाजत के तो मैं जा नहीं सकता, तो न चाहते हुए भी मुझे आपका ध्यान अपनी तरफ लाना है, तो यानी मुझे आपको हल्का सा डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उस केस में हम यूज करते हैं मे, यानी कभी भी, यानी मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टूडेंट्स को बताती हूं क्योंकि ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग जल्दी से रिलेट कर पाते हैं। जब भी आप लोग कभी किसी बैंक वगैरह में जाइए तो वहां पे एक डेस्क होती है जहां पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए क्योंकि आपका ध्यान उधर गया और हो सकता है आपको उनकी जरूरत ना हो, इसीलिए वहां पे उन्होंने ऑलरेडी अपॉलॉजी को व्यक्त करते हुए लिखते हैं मे। दूसरी चीज, जब भी आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाइए, वहां भी आता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, वो कभी नहीं कहती है कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज या फिर कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, नो, यानी उस बंदी को भी ग्रामर मालूम है। मे आई हैव योर अटेंशन क्यों, क्योंकि मान लो हम बैठे हुए हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, अचानक से भोपू बचता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, सब लोग ओ तेरी, ये हो गया। सो द कॉन्सेप्ट इज अनइंटेंशनली डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जब ये अनइंटेंशनली डिस्टर्बेंस देते हैं आप किसी को या करते हैं आप ये किसी के साथ, तो आप हमेशा लगाते हैं मे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर आपकी मम्मा बैठी हुई हैं, अगर वो अपने ऑफिस का काम कर रही हैं और आप देख रहे हैं वो ऑफिस का काम कर रही हैं, लेकिन आपको उनसे कुछ जरूरी बात पूछनी है जो उसी वक्त पूछनी है, तो आप उनसे कैन कह के नहीं पूछेंगे, आप उनसे मे कह के पूछेंगे, क्योंकि वो किसी काम में इन्वॉल्व थी, किसी काम में ऑक्यूपाइड थी, और तब आपने उनको अनइंटेंशनली डिस्टर्ब कर दिया। तो मम्मा एक मिनट बोलेंगे जरूर, ओके फाइन बेटा बताओ क्या बात है, लेकिन वो अपना काम साइड करके कर रही है ना, यानी वो डिस्टर्बेंस लेके तब आपका बात को सुन रही है, सो देयर इट विल बी मे। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए आप क्लासरूम में जा रहे हैं, अब आप क्लास में एंट्री ले रहे हैं, अगर आपने टाइम से क्लास में एंट्री ले ली, टाइम से, और टीचर मौजूद है लेकिन आप भी टाइम पे हो, तो आप टीचर से पूछोगे मैम यस सर कुड आई कम इन, क्योंकि वो फॉर्मल है और आप उनको अनइंटेंशनली डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो क्योंकि वही समय है आपके अंदर जाने का। लेकिन अगर आप क्लास में 5 से 10 से 15 मिनट लेट पहुंचे और लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और टीचर ने स्टूडेंट से बात करनी शुरू कर दी और आप आकर के न चाहते हुए भी आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लास में एंट्री चाहिए, तो उस जगह पे आप टीचर से बोलते हैं सर मैम मे आई कम इन, राइट। यानी अगर इसको आप हिंदी में समझेंगे, मेरे ख्याल से अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे, इनफॉर्मल, फॉर्मल और अनइंटेंशनल डिस्टर्बेंस, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अगर आप इसको हिंदी में समझेंगे, यानी अगर कोई हिंदी में इसको बोलेगा तो ऐसे बोलेगा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कुड, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं। फॉर्मल साउंड कर रहा है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। इसका हिंदी होता है अगर आपकी इजाजत हो, यानी उर्दू मिक्स करके, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, राइट। और मे का मतलब होता है गुस्ताखी माफ, क्या हम अंदर आ जाएं। तो द कॉन्सेप्ट इज, ये होता है सही तरीका इनका हिंदी उर्दू का। मगर अंग्रेजी में, सो नेक्स्ट टाइम सी दैट यू बी वेरी केयरफुल कि सिचुएशन क्या है, शख्स क्या है, और उसके बाद मोडाल्स का इस्तेमाल करिए और फिर देखिए आपकी पर्सनालिटी में वो जो 4 चांद लगते हैं ना, दैट इज द चेरी ऑन द केक। यकीन मानिए उसके बाद जब आप लोग को तारीफें मिलेंगी ना, तो एक मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल देना, राइट। सो दिस इज अबाउट कैन, कुड एंड मे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इधर वाले में जहां पे लिखा हुआ है विल, मे और माइट। विल का मतलब होता है जब भी हम लगाते हैं गा गी गे,
हालांकि तीसरे वाले का तो आजकल दो दो मतलब निकलता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये हिंदी वाली बात हो रही है। सो जब भी हम गा गी गे बताते हैं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, वो जाएंगे, राइट, जब भी हम ये बताते हैं तो विल लगता है। इसी में जब मैं वो जाएगा, वो जाएगा, यानी यहां पे भी गा गी गे, राइट। लेकिन जो माइट होता है वो हमेशा इस शब्द से जाना जाता है, शायद गा गी गे। और तीनों का एक और मतलब समझ गया, अगर विल लगा के कोई बात कही जा रही है तो यानी वो 100% श्योर है। अगर मे लगा करके वही बात कही जा रही है तो इसका मतलब होता है वो शख्स 80% श्योर है। लेकिन अगर कहीं शख्स ने मोडाल माइट का इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब होता है द पर्सन इज जस्ट 20% श्योर, यानी ना के बराबर। मान के चलिए वो जो कह रहा है वो नहीं कर पाएगा, ना के बराबर। यहां पे क्या होता है, उम्मीद कायम है, उम्मीद है, और ये तो पक्का है। ये है बेसिक डिफरेंस, ये होता है बेसिक डिफरेंस। और तीनों के तीनों ही फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। इसका भी लेना देना फ्यूचर से है, इसका भी लेना देना फ्यूचर से है, और इसका भी लेना देना फ्यूचर से ही है। बस अंतर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब हो सकता है आपके जहन में एक और सवाल आ जाए कि मैम ये परसेंटेज कैसे पता करते हैं। इस परसेंटेज का कोई एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये परसेंटेज रोमा मैम हैज मेड सो दैट नॉट ओनली आई बट माई स्टूडेंट्स कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, ताकि आप भी इस चीज को तबीयत से समझ सकें कि कौन सी चीज पे कितना वेटेज है। यानी अगर मैं आपसे कहती हूं कि आई विल टीच यू इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, मैं पक्के तौर पे कह रही हूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, तभी मैंने विल का इस्तेमाल किया है। अगर मैं आपसे कहती हूं आई मे टीच यू इंग्लिश, यानी उम्मीद है, यानी आप मान के चलो कि ऐसा होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाए तो, अभी हारमोनियम बजाते बजाते लोग इधर उधर हो जाते हैं, तो ये तो लाइफ है, राइट। सो अभी द कॉन्सेप्ट इज, हो सकता है आप मान के चलो ये होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर, जैसे कई बार होता है ना पार्टी वगैरह में लोग कहते हैं हम आएंगे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है थोड़ा देर से आए, हो सकता है एकदम अंत में पहुंचे, लेकिन आ जाएंगे, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा मगर आ जाएंगे, यानी उम्मीद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूं आई माइट टीच यू इंग्लिश, जिसका हिंदी मतलब होगा मैं शायद ही आपको अंग्रेजी पढ़ाऊं, शायद ही मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊं, जिसका मतलब है मान के चलो कि मैंने मना कर दिया। यानी अंग्रेजी ये कहता है कि सीधे सीधे किसी बात को ना करने से बेहतर है मोडाल्स का सहारा ले लीजिए ना। मोडाल्स क्या करते हैं, आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचा भी देते हैं और बुरा भी नहीं लगता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने पार्टी में इन्वाइट किया, ठीक, और इसने बोला कि भाई पार्टी में आ जाना, और कई अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, काफी दिनों के बाद हम सब लोग मिलेंगे तो ये अच्छा गेट टुगेदर होगा। तो अगर तुमने सामने वाले से बोला अरे पहले बताना चाहिए था यार, आई विल बी इन द पार्टी, उसने विल लगा लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओके ये तो आ रहा है या आ रही है फॉर श्योर। लेकिन अगर सामने वाले ने कह दिया कि यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर द पार्टी बट आई माइट कम, यानी वो मना कर रहा है आपको, वो आपको लिटरली मना कर रहा है, अब कोई चमत्कार ही होगा, यानी आप मान के चलिए कि उसने नहीं आना है, वो नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने माइट का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वो आपसे कहता है आई मे कम, तो उम्मीद कायम रखिए, चाहे वो आखिरी मौके तक पहुंचेगा मगर वो पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा, यानी वो आपको निराश नहीं करेगा। और विल तो कह रहा है कि पार्टी तो तुम, बर्थडे का सॉन्ग तो तुम बाद में गाओगे, पहले हम ही पहुंच जाएंगे, राइट। सो नाउ दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल यू अबाउट द मोडाल्स। आई होप नेक्स्ट टाइम आप इसको सोच समझ के यूज करेंगे। ऑल ऑफ यू अगेन आई एम टेलिंग यू, सब्सक्राइब टू Roma 9 and see that you share it to as many people as possible so that everyone learns this itsy bitsy stuff. So I will be back to you guys again with something new, something एकदम ताजा तो नहीं बट आपके लिए ताजा, कुछ ऐसा ग्रामर की बुक्स पे जिस पे एग्जामिनर्स की है नजर और आपको दिखाई नहीं दे रहा। So तब के लिए रोमा मैम को I really need to say bye to you. See you guys once again. Bye. Keep going, keep loving, keep enjoying.